गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। यहाँ पर हम राजस्थान जीके कर रहे हैं और राजस्थान जीके में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की हम 2 क्लासें ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने जो मंडोर का प्रतिहार वंश था उसे कवर किया था। सेकंड क्लास के अंदर हम भीनमाल शाखा जो है गुर्जर प्रतिहारों की उसको कवर कर रहे हैं और उसमें से भी हम नागभट्ट सेकंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो नागभट्ट के बाद में अगला जो शासक आया इस वंश में उसका नाम था रामभद्र। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश और कहां का है ये? भीनमाल। यही भीनमाल वाले ही आगे उज्जैन चले गए, कन्नौज चले गए। ठीक है, तो भीनमाल वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा शासक आता है इस वंश में नंबर 6 वो आता है रामभद्र। नेक्स्ट हमारा शासक कौन आया? रामभद्र। रामभद्र के अगर शासनकाल की बात की जाए तो 833 से लेकर 836 ईस्वी तक। शासनकाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए लिखा देता हूं कि आप लोगों को आइडिया रहे। आपसे शासनकाल कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है जहां याद रखना होगा वहां मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो रामभद्र के बारे में बस 2-3 बातें याद रखनी है। बहुत ही निर्बल शासक था। ठीक है, नागभट्ट सेकंड का पुत्र था और रामभद्र की हत्या इसी के पुत्र मिहिर भोज ने कर दी। ठीक है, रामभद्र का जो पुत्र था मिहिर भोज, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होगा, सबसे प्रतापी शासक होगा, यही इसकी हत्या कर देता है रामभद्र की। तो रामभद्र के बारे में 3 लाइनें हमको लिखनी है। फर्स्ट यह है नागभट्ट सेकंड का पुत्र था, निर्बल शासक था, निर्बल शासक था। ठीक है, और थर्ड बात इसकी याद रखनी है कि इसकी हत्या इसके पुत्र मिहिर भोज ने कर दी। मिहिर भोज ने कर दी। अब मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पितृहंता शासक कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? मिहिर भोज। यह आपको याद रखना है। ठीक है, रामभद्र के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है उसका नाम है मिहिर भोज, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो नेक्स्ट जो शासक आ रहे हैं उसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज या इसको भोज भी कहा जाता है। ठीक है, भोज फर्स्ट कह लो। और इसका जो शासनकाल है वो 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो मिहिर भोज के कुछ उपनाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नंबर फर्स्ट इस्लाम का शत्रु, नंबर सेकंड इस्लाम की दीवार, और नंबर थर्ड जो इसका नाम उपनाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है अरब का अमित्र। अरब का अमित्र, जो अरब का मित्र ना हो, अमित्र। ठीक है, मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी। रामभद्र की हत्या की थी, अपने पिता की हत्या कर दी मिहिर भोज ने, इसीलिए ये इतिहास में पितृहंता शासक कहा गया है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि पितृहंता शासक कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज है। ठीक है, इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की
अतः इसे पितृहंता शासक कहा जाता है। पितृहंता शासक कहा जाता है। ठीक है। अब मिहिर भोज की जानकारी के स्रोत आप लोग ध्यान रख लो। मिहिर भोज की जानकारी, मिहिर भोज की जानकारियां हमें कहां कहां से मिलती है? तो नंबर फर्स्ट, वराह अभिलेख। वराह अभिलेख जो है, इससे हमें मिहिर भोज के काल की जानकारी मिलती है। ठीक है। इससे इसमें मिहिर भोज के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो आ जाते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी यानी राजाओं की तरंगिणी, कश्मीर का इसमें इतिहास है। इसके राइटर कौन है? कल्हण। कल्हण। तो राजतरंगिणी में भी मिहिर भोज का वर्णन किया गया है। मिहिर भोज की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इसमें इसमें यानी कि राजतरंगिणी में, इसमें मिहिर भोज की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन है। राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन है। राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। क्या वर्णन दिया गया है? तो इसमें फर्स्ट तो यह वर्णन दिया गया है कि मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज थी। मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है। और सेकंड नंबर इसमें यह जानकारी देखने को मिलती है कि संपूर्ण उत्तर भारत मिहिर भोज के अधीन था। यानी कि पूरे उत्तर भारत पर मिहिर भोज का नियंत्रण था। मिहिर भोज का नियंत्रण था। ठीक है। थर्ड नंबर इसकी जानकारी का स्रोत जो है आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है यह भी हमें मिहिर भोज की जानकारी प्रदान करता है। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज के वराह उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें यानी कि ग्वालियर अभिलेख में, इसमें मिहिर भोज के वराह उपाधि, वराह उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिहिर भोज के उपनामों की। उपनाम हो गए। अब हम बात करेंगे मिहिर भोज की उपाधियों की। तो इसको इरेज कर दिया जाए। देखो इसकी उपाधियां, मिहिर भोज की उपाधियां हैं। तो पहली उपाधि है इसकी आदिवरा। याद रखना है, ये सब उपाधियां पूछी जाती है एग्जाम में, मैं फालतू नहीं लिखवा रहा हूं। नंबर 2 प्रभास, बाहुबली वाले प्रभास। और नंबर 3 जो इनकी उपाधि देखने को मिलती है वो मिलती है मालव चक्रवर्ती। मालव जीता था, मालव प्रदेश जीता था इन्होंने। तो तीसरी इनकी उपाधि मिलती है मालव चक्रवर्ती, मालवा का प्रदेश जीता था।
ठीक है, मालव चक्रवर्ती, ये इनकी उपाधियां देखने को हमको मिलती है। अब देखो मिहिर भोज जो है, इसके समय एक अरब यात्री भारत आया था, उस अरब यात्री का नाम था सुलेमान। ठीक है, तो वो भारत आया था 551 ईस्वी में आया था। उसने प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक के अंदर। ठीक है, उसने मिहिर भोज के बारे में वर्णन किया। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को बरुआ या बोरा कहकर पुकारा, गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा। ठीक है, और इसके अलावा उसने भारत को, हिंदुस्तान को काफिरों का देश बताया, मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा। ठीक है, इसके सुलेमान के अनुसार जो मिहिर भोज था, इसके दरबार में जो भी कवि होते थे, वो जब भी कोई श्लोक लिखते थे तो उन श्लोकों पर मिहिर भोज लाखों मुद्राएं उन्हें उपहार में देता था। ऐसा वर्णन भी कौन कर रहा है? सुलेमान कर रहा है। और मिहिर भोज ने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मिहिर भोज ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए, द्रंब चलाए, द्रंब यानी सिक्के, सिक्के चलाए, और उस पर श्री मदादीवरा लिखा रहता था। और ये मदादीवरा वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने श्री मदादीवरा नामक सिक्के चलाए? तो मिहिर भोज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब हम यहां बात करते हैं अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान कहां का था? तो अरब देश का था। ठीक है, कब आया भारत? भारत कब आया? तो 551, सॉरी 851 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, इसने पाल एवं गुर्जर प्रतिहारों के शासन व्यवस्था, इसने पाल एवं गुर्जर प्रतिहारों की शासन व्यवस्था का वर्णन किया। ठीक है, इसके अनुसार, यानी सुलेमान के अनुसार, इसके अनुसार मिहिर भोज अपने दरबारी कवियों को कोई भी श्लोक लिखने पर, कोई भी श्लोक लिखने पर हजारों मुद्राएं देता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगली कर लेना कि मिहिर भोज ने चांदी प्लस तांबे, चांदी प्लस तांबे के द्रंभ, द्रंभ यानी होता है सिक्के, चांदी और तांबे के द्रंभ चलाए, जिन पर श्री मदादीवरा, श्री मदादी वराह लिखा होता था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया है और हिंदुस्तान को काफिरों का देश बताया है। ठीक है, सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु तथा हिंदुस्तान को काफिरों का देश, काफिरों का देश
बताया। ठीक है, इसके बाद अलावा एक बात और सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में कही, वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसने मिहिर भोज को बरुआ या बोरा कहकर संबोधित किया और गुजर प्रतिहारों को जुर्ज कहा। ठीक है, तो सुलेमान ने मिहिर भोज को बरुआ बरुआ या बोरा कहकर संबोधित किया तथा गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा, तथा गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी? अभी टॉपिक मिहिर भोज ही चल रहा है। मिहिर भोज में अब बात होगी हमारे सुलेमान की, अरब यात्री सुलेमान की। अब हम बात करेंगे मिहिर भोज की विजयों की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग मिहिर भोज में सब हेडिंग लगानी है कि मिहिर भोज की विजय या सैनिक उपलब्धियां। देखो लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो उसकी टेंशन मत लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया है, उसको आप लिंक को ओपन करेंगे तो ये जो क्लास के नोट्स हैं इसका पीडीएफ खुल जाएगा, आप उसमें से आराम से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कम रेजुलेशन पे देखते हैं इसको, जैसे 144 240 पे, तो ये क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसमें धुंधला दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे उसके अंदर मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको ओपन करके नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी मिहिर भोज के अंदर ही सब हेडिंग आएगी, वो सब हेडिंग क्या है? मिहिर भोज की सैनिक उपलब्धियां। मिहिर भोज की सैनिक उपलब्धियां। नंबर फर्स्ट, कालिंजर विजय। कालिंजर विजय। कालिंजर का किला मध्य प्रदेश में पड़ता है और कालिंजर का इस वक्त शासक था जय शक्ति, तो जय शक्ति को पराजित करके इसने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो मिहिर भोज ने कालिंजर के शासक जय शक्ति को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट विजय। राष्ट्रकूट विजय। ठीक है, राष्ट्रकूट वही महाराष्ट्र वाले, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सेकंड को पराजित किया इसने। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव सेकंड को पराजित किया। मालव चक्रवर्ती हमने इसकी एक उपाधि पढ़ी थी, तो मालवा विजय। नंबर थर्ड, मालवा विजय। मालवा विजय भी की थी इसने मालवा का जो शासक था इंद्र थर्ड, उसको पराजित करके मालवा विजय प्राप्त की थी। सॉरी, कृष्ण सेकंड। मालवा विजय इसने कैसे प्राप्त की थी? तो इसने मालवा शासक कृष्ण सेकंड को पराजित किया। ठीक है, कृष्ण सेकंड को इसने पराजित करके मालवा विजय प्राप्त की थी। ठीक है,
इसके अलावा और थोड़े बहुत फैक्ट्स लिख लो इसके मिहिर भोज के, जैसे इसका काल गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है, हारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किस शासक का काल गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मिहिर भोज। सेकंड नंबर आपको ध्यान रखनी है बात, यह है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। थर्ड बात इसकी याद रखनी है कि मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ, मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ हो गया सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक। और लास्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि मिहिर भोज जो है वो तीर्थ यात्रा पे चला गया और अपना शासन इसने किसको सौंप दिया, अपने पुत्र महेंद्रपाल फर्स्ट को सौंप दिया। ठीक है, अपना शासन महेंद्रपाल फर्स्ट को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया, तीर्थ यात्रा पर चला गया। ठीक साहब, तो ये हो गया आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद में नेक्स्ट शासक कौन आ रहा है, महेंद्रपाल फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट शासक हमारे सामने आ रहा है। और महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासन काल है वो 885 से 910 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको हेडिंग लगानी है, जो नेक्स्ट शासक इसमें आ रहा है वो आ रहा है महेंद्रपाल फर्स्ट। नेक्स्ट शासक है महेंद्रपाल प्रथम। शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक। शासनकाल याद रखने की देखो जरूरत नहीं है, लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कैसे कैसे मतलब इतिहास में समय चल रहा है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसने कब से कब तक करा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया बना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट की उपाधियों की। उपाधियां, तो इसकी उपाधियां हो गई रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राजा, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम भागवत। और एक इसकी जो आपको उपाधि देखने को मिलती है वो महेंद्रा युद्ध में देखने को भी मिलती है, महेंद्रा युद्ध। ये इसकी प्रमुख उपाधियां हो गई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके दरबारी की। इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट दरबारी था जिसका नाम था राजशेखर। ठीक है, महिपाल के शासनकाल में भी रहेगा वो और इसके शासनकाल में भी है। ठीक है, तो महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी राजशेखर के प्रमुख ग्रंथ
राजशेखर के ग्रंथों का भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो इसके ग्रंथ हो जाएंगे बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, प्रचंड पांडव, हर विलास, और वित्तसाल मंजिका। जो 9 नंबर है वित्तसाल मंजिका। बस इतनी सी किताबें हैं इसकी, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात इसमें और ध्यान रख लेना कि इसने बंगाल, बिहार व काठियावाड़, गुजरात, काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अब देखो महेंद्रपाल जो है इसके 2 बेटे थे। महेंद्रपाल के 2 बेटे थे, एक तो था भोज सेकंड और दूसरा है महिपाल, महिपाल फर्स्ट, ठीक है। भोज सेकंड की माता का नाम है देहनागा देवी और इसकी माता का नाम है मही देवी। महेंद्रपाल देहनागा देवी को काफी ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए महेंद्रपाल ने शासक भोज सेकंड को बना दिया। लेकिन भोज सेकंड जो था निर्बल शासक था, कोई महत्वपूर्ण नहीं था, इस कारण से इसको शासन से हटा दिया गया और महिपाल फर्स्ट को शासक बना दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट शासक कौन आया? भोज सेकंड आया। नेक्स्ट शासक आ गया भोज सेकंड। पिता महेंद्रपाल फर्स्ट, माता देहनागा देवी, देहनागा देवी। और एक बात और ध्यान रखने ला, निर्बल शासक था, निर्बल शासक था। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट शासक की, जो आता है महिपाल फर्स्ट। नेक्स्ट शासक कौन है? महिपाल फर्स्ट, महिपाल प्रथम, ठीक है। महिपाल प्रथम के अगर शासनकाल की बात करें तो 914 से 943 ईस्वी तक, 943 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। पिता का नाम, तो पिता कौन है? महेंद्रपाल, माता का नाम मही देवी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक इसको माना जाता है। पहले यहां तक जानकारी लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसके पिता महेंद्रपाल, माता मही देवी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसके आपको अन्य नाम भी देखने को मिल जाते हैं।
जिसको मैं लास्ट में बता दूंगा। इसको विनायक पाल या हेरम्ब पाल भी कहा जाता है, आप यहीं पर साइड में लिख लीजिए, विनायक पाल या हेरम्ब पाल। एग्जाम में कई बार महिपाल नाम ना देकर हेरम्ब पाल नाम दे दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजशेखर, जिनके भी 8-9 किताबों का हमने नाम लिखा था, तो राजशेखर इसके भी दरबारी थे, राजशेखर इसके भी दरबारी थे। राजशेखर के अनुसार, राजशेखर के अनुसार महिपाल ने, राजशेखर के अनुसार महिपाल ने केरल तथा कुंतल, कुंतल किसको कहा जाता है? कुंती कहां थी? पांडवों की मां कहां की थी? कुंती थी कर्नाटका की, तो कुंती से ही कुंतल, ठीक है, यानी कि कर्नाटक को जीता, केरल और कर्नाटक को जीता। कौन कहता है ये बात? ये बात कहते हैं राजशेखर, ठीक है। लेकिन देखो इसके समय राष्ट्रकूट शासक इंद्रथर्ड, इंद्रथर्ड ने अटैक कर दिया कन्नौज के ऊपर और कन्नौज को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी इसको असफलता हाथ लगी थी। राष्ट्रकूट शासक इंद्रथर्ड ने इसके समय कन्नौज पर आक्रमण किया तथा कन्नौज को तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब देखो इसके समय भी एक अरब यात्री भारत आया था जिसका नाम था अल मसूदी। कब भारत आया? 915 यानी कि 915 ईस्वी में भारत आया। अल मसूदी ने भारतीय हवाओं को मौसम कहा और मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो महिपाल फर्स्ट में ही आपको लिखना है अल मसूदी। अल मसूदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अल मसूदी में से। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया? तो महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में। कब आया? तो ये आया 915 ईस्वी में, ठीक है। कहां का था? तो ये बगदाद इराक का था, बगदाद इराक का निवासी था। यह कन्नौज भी गया, यह यानी अल मसूदी कन्नौज भी गया, ठीक है। इसने भारतीय हवाओं को मौसम कहा और मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय हवाओं को मौसम किसने कहा। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में मैंने देखा है, ठीक है। इसने भारतीय हवाओं को मौसम कहा, मौसम कहा। मौसम शब्द से ही, मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा अल मसूदी महिपाल फर्स्ट की राजनीतिक शक्ति की भी उल्लेख करता है, ठीक है। मसूदी ने महिपाल फर्स्ट की सैनिक व्यवस्था को अच्छा बताया
तथा सिंध व पंजाब पर महीपाल का नियंत्रण था। सिंध व पंजाब पर महीपाल का नियंत्रण था, ऐसा उल्लेख किया। मतलब इसने, अल मसूदी ने बोला कि भाई महीपाल फर्स्ट की जो सैनिक व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये जो महीपाल फर्स्ट है इसका अधिकार क्षेत्र सिंध व पंजाब तक भी था। सिंध और पंजाब जो है वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है। अब इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। किसकी? महीपाल फर्स्ट की उपाधियां। महीपाल फर्स्ट की उपाधियां, तो इसकी उपाधि हो जाएगी विनायक पाल, नंबर 2 हैरम्ब पाल, और नंबर 3 रघुकुल मुकुटमणि। रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल चूड़ामणि तो वो है महेंद्रपाल, और ये मुकुटमणि है भाई, ध्यान रखना, उपाधियों का ध्यान रखना, अंतर है थोड़ा थोड़ा इनमें, ठीक है। तो रघुकुल मुकुटमणि की उसने उपाधि धारण की। मणि आ जाए तो समझ लेना किसकी बात हो रही है? महीपाल की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो शासक आया उसका नाम था महेंद्रपाल सेकंड। कोई योग्य शासक नहीं था। तो महीपाल फर्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट शासक आ रहा है वो आ रहा है महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल सेकंड, पिता महीपाल फर्स्ट, माता प्रसाधना देवी। माता का नाम प्रसाधना देवी। निर्बल शासक था। अब कोई योग्य शासक नहीं आएगा इसमें, अब सब ऐसे ही आएंगे। निर्बल शासक था। इसके बाद यानी कि महेंद्रपाल सेकंड के बाद, महेंद्रपाल सेकंड के बाद क्रमशः महेंद्रपाल सेकंड के बाद क्रमशः देवपाल, महीपाल सेकंड, विनायक पाल, और विजयपाल तथा विजयपाल शासक बने। चारों पांचों देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता, फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजपाल की। जो अगला शासक आता है इस वंश के अंदर वो आता है राजपाल या राज्यपाल। राजपाल यादव ही था ये। राजपाल या राज्यपाल, राजपाल यादव की तरह ही था ये। इसका जो शासन काल है 990 से 1019 ईस्वी तक का इसका शासन काल है, ठीक है। देखो इसके समय कन्नौज पर 1018 ईस्वी में, कन्नौज पर 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी का हमला हुआ और राज्यपाल जो था ये डर के मारे कन्नौज छोड़कर ही भाग गया। तो इससे इसके जो दरबारी थे विद्याधर
और गंगादेव वो नाराज हो गए और उन्होंने राजपाल की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आपको इतना ही ध्यान रखना है। निर्बल शासक था, इसके समय 1018 ईस्वी में कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। राजपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया, जिससे नाराज होकर गंगदेव व विद्याधर ने राजपाल की हत्या कर दी। राजपाल की हत्या कर दी। हट डरपोक आदमी, ये नाराज हो गए तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट, राजपाल के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल ये भी निर्बल शासक ही था, कोई इसमें विशेष बात नहीं थी। ठीक है, तो त्रिलोचन पाल जो था इसने कन्नौज को छोड़कर बारी को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अल बिरूनी। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है उसने त्रिलोचन पाल के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि अल बिरूनी के अनुसार त्रिलोचन पाल ने कन्नौज के स्थान पर बारी को अपनी राजधानी बनाया। देखो नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कन्नौज के स्थान पर बारी को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये बारी कहां पर है, तो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। बारी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बारी गंगा व यमुना के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है या बीच में स्थित है। ठीक है, सॉरी सरयू होगा यहाँ पर, यमुना नहीं होगा। यहाँ यमुना कहाँ गई, सरयू के गंगा और सरयू के संगम पर स्थित है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना कि इसके काल में महमूद गजनवी ने पुनः कन्नौज को लूटा। ठीक है, अब लास्ट शासक की हम बात करते हैं तो वो है यशपाल। 1036 से लेकर 1093 ईस्वी तक उसका शासनकाल चला है। नेक्स्ट शासक आ गया यशपाल। शासनकाल 1036 से 1093 ईस्वी तक का इसका शासनकाल है। मेन बातें क्या याद रखनी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसकी हत्या चंद्रदेव गहड़वाल ने कर दी थी और इसको हराकर कन्नौज के ऊपर गहड़वाल वंश की नींव रख दी थी।
इसी गढ़वाल वंश में आगे जाकर जयचंद, संयोगिता वगैरह ये सब आएंगे। तो इसके बारे में बस 2 ही बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात क्या कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक यही था गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, 1093 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा कन्नौज में गहड़वाल वंश की नींव डाली। ठीक है, तो इसी के साथ में गुर्जर प्रतिहार जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए और सफलता का आनंद लीजिए। क्वेश्चनों को देखो, जो नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं इसको साथ साथ पढ़ो, आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये नहीं कहता कि 100 में से 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100 में से 75-80 के करीब क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आप कोई भी एग्जाम दे लो, RS दे लो, LDC दे लो, कोई सा भी एग्जाम दे लो, RPSC का कोई सा भी एग्जाम दे लो, राजस्थान का इतिहास यहीं से आएगा। और कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए इंडियन जीके जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। और इंडियन जीके जो करवाई जाएगी वो IAS लेवल की करवाई जाएगी, जिससे छोटे मोटे एग्जामों में आपको प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।